कवर करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग के, प्रोसेस क्या है और स्टेप्स क्या क्या है अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट जो है, जो अकाउंटिंग है वो 2 पार्ट्स में बना हुआ है। ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज योर अकाउंट्स एंड सेकंड वन इज योर अकाउंटिंग, राइट। अब देखो, कोई भी चीज जिसके पीछे ING लग जाता है दैट बिकम द प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करती हूँ समरी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मेरा क्या है, समरी। अगर मैं किसी भी चीज की समरी करती हूँ तो समरी है, दैट इज द मीन किसी भी चीज को एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक समराइज्ड कर दिया। बट अगर मैं उसको कहती हूँ कि मैं कैसे इसे समराइज करूं, मीन्स क्या प्रोसेस ऑफ किया जाएगा फॉर समराइजिंग, तो मैंने क्या किया, ING लगा दिया। मीन्स समराइजिंग मीन्स हाउ आई एम समराइजिंग द डेटा। किसी भी चीज को समराइज करने के लिए मैं क्या प्रोसेस ऑफ करूंगी, कौन सा मेथड ऑफ करूंगी, तो वो क्या आ गया, ING। मीन्स ING आपको एक मेथड और एक प्रोसेस के बारे में बता रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरप्रेट। ठीक है, इंटरप्रेटिंग करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द थिंग्स, कि किस तरीके से आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट द प्रोसेस टू कंक्लूड द डिसीजंस। तो वो सारी चीजें अब आपको, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज, जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्लान, फिर आ जाता है प्लानिंग। तो सिंपली क्या है, प्लान जो भी आप कर रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी जो प्रोसेस होगी, ठीक है, दैट नोन एज प्लानिंग। कंट्रोल, आपको किसी चीज को कंट्रोल करना है, कौन से मेथड यूज किया करोगे, किस तरीके से उसे कंट्रोल करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हर चीज को डायरेक्ट, हम किसी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, डायरेक्ट, ING डायरेक्टिंग, आप डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज को क्या करते हैं हम लोग, ING क्या बना देता है, प्रोसेस। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता, अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग, अकाउंट्स है, एक आपने डेटा बना रखा है, अकाउंट्स बनाया हुआ है, और उसे मेंटेन करने के जो भी प्रोसेस और जो भी मेथड्स आप यूज करें, दैट इज योर अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं मूव टू दी आवर डेफिनेशन। अब देखो क्या होता है, अकाउंट्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ट्रांजेक्शंस क्या हो गई। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं, लेना देना व्हाटएवर जो भी हम काम करते हैं, हम उनसे कहते हैं ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैंने किसी को कैश दिया या फिर मैंने कुछ सामान खरीदा, तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खरीदना मेरी क्या है, एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी को हम अकाउंट्स की टर्म में क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शंस। ठीक है, कि मैंने क्या ट्रांजेक्शन की, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने अपना कंप्यूटर सोल्ड कर दिया, तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, ट्रांजेक्शंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजेक्शंस, जब भी वर्ड यूज करूंगी मैं ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होगा एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी काम, कोई भी मीन्स कोई भी एक्टिविटी जो भी की जा रही है, दैट नोन एज विच इज रिलेटेड टू मनी इज नोन एज ट्रांजेक्शन। कोई भी एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेटेड होगी, दैट नोन एज ट्रांजेक्शंस इन आवर अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर हो गया? मीन्स ये नहीं है कि पैसा की मूवमेंट ऑफ कैश होगा, मीन्स जिसमें जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। मॉनेटरी मीन्स मनी की फॉर्म में हम जिसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, दैट नोन एज ट्रांजेक्शंस। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजेक्शंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू द फाइनेंस, फाइनेंस एज वेल एज नोन एज मनी। हम अकाउंट्स में मनी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बेसिकली यूज करते हैं फाइनेंस। ठीक है, आगे से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि यह सब्जेक्ट आपके लिए एकदम न्यू है, तो आपके लिए जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो भी एकदम न्यू होंगी। तो आपको ध्यान में रखना है ट्रांजेक्शंस,
ट्रांजेक्शन मीन्स कोई भी एक्टिविटी जो भी आपके बिजनेस में हो रही है विच इज रिलेटेड टू द मनी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल कैरेक्टर्स मीन्स द ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कि भाई क्या सामान खरीदा, किससे खरीदा, कितने में खरीदा, ठीक है, डेट वाइज प्रॉपर तरीके से एक बुक के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जिस बुक में हम ये चीज रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल, ठीक है। अब आपको ये बुक्स में आपको आगे भी फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको और डिटेलिंग में समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक के अंदर क्या करते हैं, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद में हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। मीन्स एक नेचर की ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितनी भी थी वो रिकॉर्ड कर दी, कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, आम से रिलेटेड एक जगह पे रिकॉर्ड कर दी, अनन्या से रिलेटेड एक जगह पे रिकॉर्ड कर दी। मींस हम इस केस के अंदर जब हम बात करते हैं क्लासिफाइंग तो हम क्या कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। मींस एक नेचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होगी हम एक पेज पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी मैंने एक पेज बना दिया, उस पेज पे मैंने क्या किया, फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन होंगी वो मैं सारी एक जगह पे यहाँ पे क्या करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। वेदर आई एम परचेजिंग और ये मैं खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ डजंट मैटर, बट जितनी भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी मैं एक जगह पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया था, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दी डेट हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, एक पेज हमने जैसे परचेज का बना दिया, एक पेज हमने सेल्स के लिए बना दिया, ठीक है, एक पेज हमने फर्नीचर के लिए बना दिया। मीन्स हमने क्या किया, अलग अलग पेजेस बना दिए कि ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेज में एक नेचर की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर सकें। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किस बेसिस पे किया, डेट वाइज। कोई भी परचेज हुई तो मैंने परचेजेस रिकॉर्ड कर दी, सेल्स हुई तो मैंने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, मैंने कैश रिसीव किया आराम से तो रिकॉर्ड कर दिया, मैंने कंप्यूटर सोल्ड किया वो रिकॉर्ड कर दिया, फिर सैलरी पे की, फिर कमीशन पे किया, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो मैं एक ही जगह पे एक ही तरीके से क्या कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर कोई हम ये नहीं देखते कि नेचर क्या है कि एक जगह से रिकॉर्डेड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद में क्या हुआ कि अब उसके बाद में हमें चाहिए कि अगर हमारा अकाउंटेंट या फिर हमारे जो ऑनर है अगर हमसे एकदम से पूछ लें कि चलो ये बताओ टोटल फर्नीचर हमारे पास कितना है, तो अब देखो एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन हो रखी होती है, एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, ठीक है। और डेज में कितनी होंगी, मंथ्स में कितनी होंगी, ईयर्स में कितनी होंगी, तो ये तो कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उस केसेस के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो। एक नेचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को अगर आप एक जगह पे रिकॉर्ड करोगे, जब भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा कि टोटल परचेजेस कितनी है, इजिली बता दोगे आप, ये जी हमने इतना इस डे को इतना परचेज किया, इतना सेल्स किया, इतना किया, टोटल में हमारा क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का कितना है, राम पे कितना ड्यू है, टोटल आपने लिखा हुआ है कि कितना परचेजेस किया, कितना आपने कैश पे कर दिया, कितना पेंडिंग कैश है, आप इजिली बता दोगे। अगर आपसे पूछेगी आपने सैलरी कितनी पे की है, ठीक है, आप पूरा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बता दोगे, जी हमने सैलरी अभी तक कितनी पे की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी के नेचर के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंग टू दी डेट, सिस्टमेटिकली हमने रिकॉर्ड किया। कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की, जो कि मनी की फॉर्म में, ठीक है।
अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हो, अगर वो मनी की फॉर्म में नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। फिर हमने क्या किया था? क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू दी नेचर। उसी की नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने क्या बना लिए हैं, एक पेजेस पे अलग अलग क्या किया हमने, क्लासिफाइड कर दिया, जिन्हें हम लोग कह देते हैं लेजर्स। ठीक है, दैट नोन एज लेजर्स। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब आ रही है इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लेजर्स, राइट। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाते हैं कि इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? लेजर्स। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमने उसे क्या नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेजर्स। ठीक है, सिस्टमेटिक हम जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास में? रिकॉर्डिंग। ठीक है, और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है हमारी? जर्नल्स। क्लियर हो गया? लेजर्स। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास में क्लासिफाइंग था, राइट। क्लासिफाइंग हमने किस में किया है? उसे कहते हैं हम लोग लेजर्स। राइट हो गया? क्लियर हो गया? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज हमारे पास में क्या आता है, सॉरी अगेन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्लासिफाइंग हमने किस में किया है? लेजर्स, राइट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब क्या है? समराइज। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में जो भी हो जो है दैट इज समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक समरी बना। समरी किस तरीके से हम बनाएंगे? अब देखो यहाँ पे, अब समरी हमने क्या किया? सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्रीज में, फिर क्लासिफाई किया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अपनी समराइज, राइट। समराइजिंग होती है हमारी ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गया? अब समरी कैसे बनेगी? अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या किया था, अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन किए। अब जब हमें क्या कहा जाता है, एक मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मेरे पास में था राम का अकाउंट है मान लिया, ठीक है। साल में पता नहीं इन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अगर एकदम से आपके ऑनर या फिर कोई भी आपका बॉस है, वो अगर आपसे पूछ ले कि राम पे हमारा कितना ड्यू है, तो आप 1 by 1 एक एक चीज तो नहीं बताएंगे। आप क्या बताएंगे? बॉस इज नॉट इंटरेस्टेड कि किस दिन कितना ड्यू है, ठीक है। ही इज इंटरेस्टेड टू नो दी समरी। तो वो क्या कहता है कि टोटल बता। जब आप ये बता देते हो कि भाई टोटल जो हमारे पास में बैलेंस है वो हमारा 10,000 का है, ठीक है, तो वो क्या बन गई आपकी सम। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देते हैं कि राम से टोटल ड्यू कितना है हमारा 10,000, तो वो हमारी क्या बन जाती है? सम। सेम एज इट इज हमने फर्नीचर नंबर ऑफ टाइम्स फर्नीचर परचेज भी किया है, नंबर ऑफ टाइम फर्नीचर सोल्ड भी किया है, बट ऑनर इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो इन विच डेट यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग। ही इज इंटरेस्टेड टू नो द समरी, टोटल कितना फर्नीचर अभी बिजनेस के अंदर है। तो अब आप वो कैसे बताएंगे? आपने जितने भी यहाँ पे टोटल करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे, और जितना बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द मंथ कह सकते हो, एट द एंड ऑफ ईयर कह सकते हो, जब भी आपके पास में होगा तो वो आप उसमें इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आपके पास में टोटल फर्नीचर है 5,000 आफ्टर परचेजिंग एंड सेलिंग,
नेट फर्नीचर इज ऑफ 5000। तो ये क्या आ गया आपके पास में समरी, ये आपकी टोटल आपके पास में इतना बैलेंस। और ये समरी हम कहाँ शो करते हैं, दैट इज नोन एज योर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, एक ट्रायल बैलेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास में बैलेंसेस होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, और वहां पे हम लोग यहाँ पे बैलेंसेस लिखते हैं कि कितना बैलेंस डेबिट है, कितना हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो वो हमारे पास में आती है सम। फिर उसके बाद में हमारे पास ये सारा प्रोसेस होने के बाद में नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में हम क्या कहते हैं कि आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, ट्रांजेक्शन्स क्लासिफाई कर लिया, समरी बना ली। अब समरी इन सब चीज की करने के बाद में हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप्स जो हमारे पास में स्टार्ट होता है वो रहता है हमारे पास में इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज आर इंटरप्रिटेशन। राइट, इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशंस आप किस तरीके से करेंगे, इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी आपके पास में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास में बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा हमारे पास में, सॉरी। ठीक है, हम लोगों के पास में क्या बनेगा, एक हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। और सेकंड जो हमारे पास में रहता है वो होता है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ से डेटा को क्या कर लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सेकेंड, इसी के अलावा इसके साथ साथ हम लोग क्या बनाते हैं, तो हमारी बैलेंस शीट बनती है जो कि बैलेंसेस बताती है, मींस ट्रेडिंग अकाउंट से हमने कितना ट्रेड किया, ट्रेड करके हमें कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल हमें प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को ऐड ऑन करते हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वैसे आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो अभी आपको कंफ्यूज कर देगा, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, सिंपली बता रही हूँ। ट्रेडिंग के अंदर क्या है, ट्रेड से रिलेटेड, परचेज एंड सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी उधर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और जितने भी हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि हमारे पास में टोटल बैलेंसेस हैं वो एसेट्स के और लायबिलिटीज के कितने। ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी आपके पास में क्या है, मींस अकाउंट्स को मेंटेन करने के क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया। कहाँ पे रिकॉर्ड किया, इस बुक को आपको याद रखना होगा बेटा कि दैट इज जर्नल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल, जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर आप फर्दर जाएंगे तो अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है तो एक ही पर्सन आपकी सारी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, वेदर इट्स रिलेटेड विद परचेज, सेल्स हो, कैश से रिलेटेड हो, परचेज रिटर्न से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सारी एक ही पर्सन करता है, इफ योर साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल। इफ लार्ज साइज का बिजनेस है जहां पे मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शंस इन एन डे हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना देती है, मींस पूरी कंपनी को डिवाइड कर देती है इन डिपार्टमेंट्स। तो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट आपने सुना भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो वो लोग क्या करते हैं, जो अपने मींस परचेज डिपार्टमेंट है वो अपनी बुक बनाएगा, दैट परचेज बुक, सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपनी बुक्स बनाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे एक ही चीज कर रहे हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ जर्नल। एक बार हमने रिकॉर्ड करने के बाद में, हम सारे ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस। और इसमें क्या करते हैं, एक नेचर के ट्रांजेक्शन को हम एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद में हम समरी बनाते हैं। ठीक है, समरी बनाने के बाद इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
और फिर लास्ट में हम उसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं टू द यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। अब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि क्या है अकाउंट्स, क्या है, एज डिफाइन कैसे की गई है, एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मींस हाउ वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, हाउ वी आर क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, हाउ वी आर समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन जो भी मनी की फॉर्म में है हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका फाइनेंशियल करेक्टर्स है, एंड फिर उसी के बेसिस पे हम क्या निकाल देते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, और उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? नाउ अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट पे, जिसमें हम लोग क्या है कि अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि अकाउंट्स के अंदर क्या मीन्स की मीनिंग क्या है अकाउंट्स का, ठीक है। तो अब अगर आपको मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गया है तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंट। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ऑब्जेक्टिव, अब आप अकाउंट्स बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, किस पर्पस को लेके आप अकाउंट्स बना रहे हो, क्या पर्पस, ठीक है। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं, देखो जब भी कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपने स्टार्ट करना है तो हमेशा स्टार्ट विद 2, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा तो हमेशा स्टार्ट होगा 2 से। अब आपके पास में क्या है कि व्हाई यू आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स, क्या पर्पस है अकाउंट्स मेंटेन का, ताकि आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सको बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जितनी भी हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की है उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जा सके। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। साथ के साथ में अगर आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड नहीं की जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो चांसेस ऑफ फ्रॉड भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप प्रॉफिट चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को तो आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम अकाउंटिंग करते हैं जस्ट टू कैलकुलेट और असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। नेक्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करने के लिए भी करते हैं। साथ के साथ में हम लोग अकाउंटिंग इसलिए भी बनाते हैं ताकि जितने भी हमारे यूजर्स हैं, यूजर्स हमारे कौन से हैं, इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर्स, राइट। ये हमारे पास में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो हमारे जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती। अब क्वेश्चन अराइज होता है इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, और उनको इंफॉर्मेशन देनी क्यों जरूरी है। अब देखो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे वो तभी पैसा लगाएंगे जब उनको पता है कि जो ये कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। अब हमने अकाउंटिंग बनाई थी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल गया, साथ के साथ में हमें ये भी पता चल गया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर जब कोई भी इन्वेस्टर उसे ये मालूम है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो ही वो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से। अब यहाँ पे देखो इंटरनल्स में आ जाते हैं आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज हैं कंपनी के अंदर, जितने भी एम्प्लॉइज हैं दे आर इंटरेस्टेड टू नो दी बोनस की हमें कितना बोनस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बोनस इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉफिट्स एंड योर फाइनेंशियल पोजीशन। मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है
अगर मैनेजमेंट को तब पता चलता रहेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उन्हें भी तो पता करना है ना कि उनके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं आपके पास में बैंक आ जाता है, अगर आपको बैंक लोन देने देगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास में इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आ जाती है, शेयर होल्डर्स आते हैं, नेक्स्ट है कोई आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज कह सकते हैं हम लोग, वो आ जाते हैं आपकी कंपनीज में। क्रेडिटर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं मींस जो पर्सन आपको लोन देंगे या फिर क्रेडिट में या उधार में आपको गुड्स सोल्ड करेंगे। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है देन वो आपको इजीली गुड्स क्रेडिट में सोल्ड कर देंगे, बट अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको वो गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड नहीं देंगे। नेक्स्ट वन आता है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अब क्या आता है कि ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग आपकी मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, हेल्प करती है टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प करेगी, डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी, फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है, प्लान्स बनाने में हेल्प करेगी। ऑब्जेक्टिव डिफाइन, नेक्स्ट ईयर के हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, टारगेट्स डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट वन इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, टू डिडक्ट द फ्रॉड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। यस ऑफ कोर्स, अगर हम अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी फर्म है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस कर रही है। हमारी मार्केट के अंदर पोजीशन कैसी है, पोजीशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, हम कॉम्पिटिटर्स को बीट आउट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं विद अदर फर्म्स, प्रोवाइड information to the various users and to assist the management. Clear हो गया? Now we are moving to the next one. अब आपको ये आई थिंक ये इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इनके अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो और भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ओनली दीज 5 आर द ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आप एड ऑन कर सकते हो कि कंपनी के अंदर जैसे फ्रॉड को डिडक्ट करने के लिए अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कंपनी के अंदर जैसे आपके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट्स एंड लॉस, फ्रॉड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, जस्ट टू चेक द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट्स, क्या आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसको भी चेक करने के लिए आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वही आपकी प्रोसेस होंगी। ठीक है, प्रोसेस भी यही रहेंगी। अगर आपके पास में आ जाता है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग तो भी आपने यही चीज लिखनी है। ठीक है, अगर आपके पास में आ जाता है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग तो भी आपने सेम यही रखना है। अगर आपके पास आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, मीन्स आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अकाउंटिंग की जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, वो सब क्या है, सेम है। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ भी आ जाता है, अगर आ जाता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यू हैव टू राइट द सेम। अगर आपके पास अदर स्टेप्स क्या हैं अकाउंटिंग के तो भी सेम लिखना है। एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबके आंसर आपके क्या होंगे, क्लियर हो गया? अब हम इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द
ट्रांजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले अब वही पुराने वाला हमारा जो मीनिंग था अकाउंटिंग का, हम वहीं पर ही आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना, मीन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं whether the transaction is in money form or not। ठीक है, आइडेंटिफाई मीन्स देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, मनी की फॉर्म, कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो हम यस है, अगर ये नॉन फाइनेंशियल होती तो हम उसे क्या कर देते, नो। अब अगर हमारी अगर ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में है तो हम उसे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया। अब मैंने ये देख लिया कि ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में अगर है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। अगर नहीं है तो वहीं पर ही क्या हो जाएगा, काम खत्म। फिर अब मूव करने के बाद हम मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। अब मनी की फॉर्म में है तो हमें मेजर करेंगे कि वो कितनी अमाउंट की है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, मनी वैल्यू कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया ये मनी की फॉर्म में है या नहीं। फिर हमने देखा कि यस इट इज इन मनी फॉर्म। फिर हम मेजर करेंगे ट्रांजेक्शन को कि भी कितने की है, वेदर ऑफ 5000 10,000 मॉनेटरी वैल्यू उसकी कितनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे, एक बार चेक कर लिया कि वैल्यू है जो हमारे पास में है वो कितने की है, 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, हमारे पास में कौन सी बुक है, जर्नल। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मींस इफ साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, ठीक है, देन वी विल रिकॉर्ड इन जर्नल। इफ साइज ऑफ बिजनेस इज large, then we will record in subsidiary book। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज क्लासिफाइंग दी ट्रांजेक्शंस। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करेंगे ट्रांजेक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे कि अगर अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मैंने क्या किया, गुड्स परचेज की हैं, राम से परचेज की 10,000 की, मीन्स राम से टोटल हमारी परचेजेस हैं 10,000। ठीक है, फिर इसे हम लोग जब भी हम राम से परचेज करते हैं तो हम यहाँ पे वैसे परचेजेस लिखते हैं। ठीक है, कि टोटल मैंने कितने की परचेजेस की है। ठीक है, परचेजेस। नेक्स्ट है मैंने फर्नीचर परचेज किया, ₹20,000 का, 20,000। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड, ₹5,000। नेक्स्ट वन इज सैलरी पेड, 10,000। इसी तरीके से हमारे पास में क्या होंगी, मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शंस होती जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। अगेन आई एम राइटिंग दी फर्नीचर फॉर 20। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम बात करते हैं समरी की तो हम एक क्या करेंगे, एक अलग अलग से हम यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे कि क्या कर देंगे, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास में परचेजेस से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे एक अपना अकाउंट बना दिया परचेजेस। ठीक है, अब इस परचेजेस में मैं क्या करूंगी, अगर मैं परचेजेस कर रही हूँ तो जितनी भी मेरी परचेजेस होंगी वो मैं इधर रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, परचेज। फिर अगर आपके पास में नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट वन इज हमारे पास में फर्नीचर है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फर्नीचर। जितना भी मैंने फर्नीचर परचेज किया या जितना भी फर्नीचर मैं सोल्ड कर रही हूँ
वो मैं इधर, मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको परचेज के लेजर में आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज मिलेगी, ठीक है। फर्नीचर वाले लेजर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपको क्या इसके मिलेगी, फर्नीचर से रिलेटेड। उसी तरीके से अगर आपके पास में आगे जाके आपके पास में रेंट पेड है, तो यहाँ पे आपके पास में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे रिलेटेड टू रेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने कितना रेंट पे किया। क्लियर हो गया कि आपके पास में यहाँ पे रेंट पेड कितना है, आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है आपके पास में कि फर्स्ट हमने क्या किया, रिकॉर्ड की ट्रांजेक्शंस। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, सिंपली इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। प्रोसेस हमारा अलग होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, रिकॉर्ड किया, ठीक है। और रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड हम उन्हें कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी बुक्स के अंदर कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली मैं लिख रही हूँ जर्नल, ठीक है। ये मेरी जर्नल की बुक होती है जहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रही हूँ, रिकॉर्ड, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन जर्नल्स, और जर्नल्स में हम कैसे करते हैं रिकॉर्ड, डेट वाइज। इसके अंदर ये नहीं होता कि परचेज की करनी है या सेल्स की करनी है, जितनी भी ट्रांजेक्शन, जैसी भी ट्रांजेक्शन होंगी डेट वाइज हम क्या करते जाते हैं, रिकॉर्ड। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस अगर बड़ा है तो परचेज डिपार्टमेंट अलग अपनी परचेज से रिलेटेड करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स से रिलेटेड करेगा, कैश फाइनेंस डिपार्टमेंट कैश से रिलेटेड करेगा, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न। इस तरह से वो क्या बनाते हैं, अपनी अलग अलग बुक्स बनाते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को, कि सिंपली जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी ट्रांजेक्शन हुई जो कि मनी की फॉर्म में थी, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स इट। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्लासिफाइंग था। क्लासिफाइंग हमें पता है क्या करना है। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन को उसके ग्रुप मीन्स नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह पे लिख दी, परचेज से रिलेटेड एक जगह पे लिख दी, फर्नीचर से रिलेटेड एक जगह पे लिख दी, तो वो क्या हो गया है मेरा क्लासिफाइंग। नेक्स्ट आता है आपके पास में समरी का। अब समरी में मैंने क्या किया, टोटल परचेजेस कितनी है यहाँ पे लिख दी, ठीक है। फर्नीचर का टोटल कितना है एट द एंड ऑफ मंथ में कह सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली। आप सिर्फ समरी देख रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। समरी के केस में आप इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, जस्ट यू आर इंटरेस्टेड टू नो दी टोटल बैलेंस, समरी ऑफ दी अकाउंट्स। तो समरी में क्या करेंगे हम कि हमने क्या किया है, जस्ट टोटल मीन्स कंक्लूजन निकालना है हमने, तो हमने ट्रांजेक्शन्स को एक समरी मेंटेन कर, ठीक है। अब आगे फर्स्ट फोर्थ प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि वो मनी की फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो अब फिर मैंने देखा अगर वो मनी की फॉर्म में नहीं है तो हम इग्नोर करेंगे, हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मनी की फॉर्म में है तो हम ये देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन की मेजरमेंट कितनी, मनी की फॉर्म में उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे ही उसकी मनी वैल्यू हमें पता चल गई, फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल के अंदर, फिर हम उसे क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ग्रुपिंग कर देंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर इन द बुक ऑफ लेजर्स। फिर हम उसकी क्या बना देंगे, समरी बनाएंगे। समरी होती है हमारी ट्रायल बैलेंस में, समरी होती है टोटल ऑफ द लेजर्स। फिर हमने क्या करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइजिंग कैसे की जाएगी, हम कि हम जितनी भी हमारी अभी तक देखिए ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, हम उन्हें एनालाइज करेंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ तक का काम किया, फर्स्ट 5 स्टेप फॉलो कर ली, वो यूजलेस है, ठीक है। जब तक आप एनालाइज नहीं कर रहे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, आपने कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं निकाली, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाला, तो बेनिफिट ही क्या है अकाउंट्स मेंटेन करने का, ठीक है। तो मीन्स अगर आप 6 स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आगे ये फर्स्ट 5 स्टेप फॉलो करने का भी कोई यूज नहीं है, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर आप एनालाइज और इंटरप्रिटेशन नहीं करें। अब एनालिसिस से हम क्या निकालते हैं कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ,
एंड नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, या फिर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें कितना हुआ वो हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। साथ के साथ हम बैलेंस शीट से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक करते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो क्या। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो चीजें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें पता चलती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। और जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन का हमें जो पता चलता है वो पता चलता है फ्रॉम बैलेंस शीट। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट मींस एनालाइज करेंगे तो हमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या पता चलेगा कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। और ये चीजें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको कहां से पता चलेगी, व्हेन यू मेंटेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया कि हम जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम मेंटेन करेंगे वो क्यों करेंगे, जस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। ठीक है, मींस हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट। ठीक है, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट हम किस लिए बनाएंगे, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर आपने ये 6 स्टेप फॉलो नहीं किया तो देखो 6 स्टेप से ही आपको पता चल रहा है ना कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें और कितना लॉस। अगर आपने 6 स्टेप फॉलो नहीं किया तो यूजलेस है बाकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समथिंग करना। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिकेट क्या करना है, मींस आपको इन्फॉर्म करना है। कम्युनिकेट क्या है, कम्युनिकेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है, टू द इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, हमारे पास में जितने भी हमारे अकाउंटिंग के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सके। शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए क्योंकि उनका डिविडेंड है बेस्ड रहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें बताया जाएगा कि कंपनी में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज टैक्स उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेगी, चेक करेगी। बैंक है, फ्यूचर में अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक आपको तभी लोन देगा जब उसे ये पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एवरी ईयर क्या प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हैं, कितना लॉस आप सफर कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाए और याद करो, साथ के साथ लर्न करोगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, भूल जाओगे क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में है या नहीं। पता चल गया मनी की फॉर्म में है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर मनी की फॉर्म में नहीं है इग्नोर है। क्लियर, ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में है, हमने रिकॉर्ड कर ली, मेजर करेंगे ट्रांजेक्शन को कि भाई उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। जैसे ही हमें पता चला उसकी मॉनेटरी वैल्यू 10,000 है, हमने उसे क्या करना है, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करनी है जितनी भी ट्रांजेक्शन होती जाएंगी, फिर उसे हमने क्लासिफाई करना है। एक बुक होती है जिसमें सेपरेट हर पेजेस पे एक सेपरेट अकाउंट्स के लिए एक पेज होता है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मींस लेजर के अंदर हम उसे क्लासिफाइड कर देंगे।
तो उसके करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक समरी बनाएंगे। समरी क्या होती है, आपकी टोटल होते हैं आपके पास में टोटल बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स। फिर आप एनालाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बेसिस पे, और उसी के बाद में बनाने के बाद में आप जितने भी रिजल्ट्स आएगा आपका, आप वो कम्युनिकेट करेंगे टू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट वन, अब ये बताने की जरूरत नहीं, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग वही आ गया। आइडेंटिफाइंग कि ट्रांजेक्शन वो मनी की फॉर्म में है या नहीं। रिकॉर्ड करेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग वी यूज जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। फिर क्लासिफाई कर देंगे ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, सेग्रीगेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर के अकॉर्डिंग और पोस्ट कर देते हैं उसे, बुक को हम क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट। फिर हम समरी बनाते हैं। समरी क्या होती है आपके पास में, इट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एनालिसिस करना है, एनालिसिस के अंदर क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मेकिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। मीनिंगफुल कंक्लूजन आपको कैसे पता चलेगा, वेदर हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग, लॉस कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। और फिर उसके बाद में जितना भी आपके रिजल्ट्स आए हैं यू विल कम्युनिकेट, ठीक है, टू दी यूजर्स। इट इंक्लूड शेयरिंग दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स टू दी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? अब समझ में आ जाना चाहिए, बार बार ये चीजें मतलब क्रैम कर लो ये। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई वेदर मनी की फॉर्म में है या नहीं, रिकॉर्ड जर्नल में कर लेंगे, क्लासिफाइंग हम लेजर में करेंगे, समरी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनेगी, एनालिसिस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाता है आपके पास में व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो मैंने सिर्फ 3 ब्रांचेस लिखी हैं, और भी बहुत सारी ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। कंपनी के अंदर ऐसा ये नहीं होता कि 2 ही ब्रांच होंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी हो सकती है, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, HR अकाउंटिंग, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट होगा वो अपनी अलग अकाउंटिंग बना रहा है, ठीक है, तो वो अपनी अकाउंटिंग वर्ड लिखेंगे। इधर मैंने यहाँ पे 3 ली है बिकॉज बुक के अंदर आपके पास 3 ही वो मिलती हैं अकाउंटिंग। अदरवाइज आप, और जैसे मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी है, ठीक है, HR अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग है, टैक्सेशन अकाउंटिंग भी आ जाएगी, पोस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड टू द फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है, HR अकाउंटिंग रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कि उन पे कितनी रिक्रूटमेंट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, उनको बेनिफिट्स मींस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। ओके ना, अब बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, वी विल कवर दीज 5 टॉपिक्स। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये डिफरेंस पूछा जाता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, आई थिंक अब एडवांटेज तो आप कर लेंगे इजली, बट स्टिल नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग एडवांटेजेस करेंगे, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वैसे हमने अभी कर चुका है, बट इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हियर द स्पेलिंग इज रॉन्ग, ठीक है, तो एन नहीं लगाए तो सॉरी, आप लगा लेना, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास में, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।